खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। भारत की नई शिक्षा नीति आ गई है। तो ये भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आखिरकार है क्या? 34 साल के बाद शिक्षा नीति में ऐसा बदलाव क्यों किया गया? और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लागू होगी या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब लागू होगी? अगर इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरव भट्ट और मेरे यूट्यूब चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इसी को थोड़ा हिस्ट्री के साथ भी देख लेते हैं। तो एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले फ्रेमवर्क की गई प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद के द्वारा, जो 1964 में इन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया कि उनके पास लैकिंग ऑफ विजन है या उनके पास एजुकेशन को लेके कोई भी फिलॉसफी नहीं है। प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद का जन्म पटना में हुआ था और उसी के साथ साथ वो नालंदा कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो कांग्रेस के एमपी थे और वो कांग्रेस के साथ 1944 से जुड़े हुए थे। तो इन्हीं के क्रिटिसिज्म के बाद 17 लोगों की एक एजुकेशन कमेटी बनाई गई, जिसको हेड कर रहे थे यूजीसी के चेयरपर्सन डीएस कोठारी, और इन्हीं के द्वारा प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद 1968 में एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। डॉक्टर डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे और उसके साथ ही साथ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ साइंस के डीन भी थे। एक्चुअली देखा जाए तो जो भी एजुकेशन पॉलिसी होती है किसी भी देश की, उसको हर दशक में, हर 10 साल में रिवाइज किया जाना चाहिए। पर भारत ने एजुकेशन पॉलिसी में कोई भी रिवीजन या कोई भी चेंज सिर्फ 3 बार किया है, 1968, 1986 और 2020। सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के द्वारा 1968 में एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया। दूसरी बार ये चीज़ 18 साल के बाद की गई 1986 में, जहाँ पे हमारी थर्ड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव रत्न गांधी ने इसको फिर से एक नया रुख दिया। उसके बाद इस एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में बनी थी, उसको 1992 में एक बार रिवाइज किया गया। जब पीवी नरसिम्हा राव हमारे नए प्राइम मिनिस्टर थे, तब इसको एक बार और रिवाइज किया गया। और उसके बाद आखिरकार 29 जुलाई 2020 बुधवार के दिन, जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर थे, नरेंद्र मोदी हमारे देश के 14th प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिलीज़ किया। तो आखिरकार ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है और किस तरीके से ये पुरानी वाली 1986 एजुकेशन पॉलिसी से अलग है, इसको आइए अब समझते हैं। तो पुरानी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी हमारे एजुकेशन स्ट्रक्चर को 10+2 में बांटती थी, जहाँ पे स्टैंडर्ड 1 पहले क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक को एक ग्रुप और 11-12 को दूसरे ग्रुप में बांटती थी। जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी स्ट्रक्चर को तोड़ के 5+3+3+4 में बांट रही है, जहाँ पे पहले 5 साल जिसमें बच्चा 3 से लेकर 8 साल का होगा उसको फाउंडेशन स्टेज बोला जाएगा। 8 से लेकर 11 साल की उम्र में प्रिपरेटरी स्टेज, 11 से लेकर 14 साल की उम्र में मिडिल स्टेज और 14 से लेकर 18 साल की उम्र में सेकेंडरी स्टेज में बच्चों को बांटा जाएगा। तो क्या फ़र्क होगा इसमें? तो बेसिकली जो 1968 की पॉलिसी थी वो 10+2 में थी। यहाँ पे पढ़ाई के जो साल है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं होगा। 18 साल की उम्र में बच्चा जिस स्टैंडर्ड में पहुँच रहा है उसी स्टैंडर्ड में पहुँचेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बस सालों को बांट रहा है, जैसे कि पहले 5 साल फाउंडेशन, दूसरे साल प्रिपरेटरी, तीसरे मिडिल और चौथा सेकेंडरी। इसी तरीके से पूरे जितना भी एजुकेशन के साल है उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है, जबकि ये पहले सिर्फ 2 हिस्सों में था। तो यहाँ पे 5 साल जो फंडामेंटल होंगे उसमें नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड भी इंक्लूड किया जा रहा है। इससे पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही सीधा शुरू हो रहा था। अभी गवर्नमेंट के स्कूल्स में भी नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी डाल दिया जाएगा।
उसके साथ साथ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 9, 10, 11 ईयर्स, और मिडल साल 6, 7, 8, और 4 साल जो 9, 10, 11, 12 थे पहले, अभी 11th, 12th क्वालिफाई किया गया है, कैंसिल आउट किया गया है, और 11th और 12th की जगह पे FYJC और SYJC, जिसको बोला जाता है फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज या सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेज, यहाँ पे मतलब 11, 10th के बाद सीधा जूनियर कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। और इसके साथ साथ बहुत सारी और भी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं जिसको मैं आगे इस वीडियो में लेके जाऊँगा, समझाऊँगा। तो 5 साल हमारे जो फंडामेंटल है, जिसमें 3 से लेकर 8 साल की उम्र के बच्चे होंगे, उनको यहाँ पे 2 स्टेजेस में बांटा गया है। पहले 3 साल को प्ले ग्रुप या आंगनवाड़ी में, और बाकी के 2 साल को प्राइमरी स्कूल या फिर बोल सकते हो पहला स्टैंडर्ड या दूसरा स्टैंडर्ड। तो पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी में या प्ले स्कूल में खेलेंगे, और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में जाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारा मिड डे मील प्रोग्राम था, जो पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड तक ही सीमित था, अभी इसको प्री स्कूल के बच्चों के भी वहाँ पहुँचाया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चेंज है, जिसकी वजह से अभी प्री स्कूल के बच्चे को भी मिड डे मील का फ़ायदा मिल सकता है। अभी 3 साल जो प्रिपरेटरी स्टेज है, जो 8 से लेकर 11 साल के बच्चों के लिए है, या तीसरी, चौथी या 5वीं क्लास के बच्चे हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाएगा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे, या फिर बोल सकते हो ग्राउंड लर्निंग पे। ऐसी चीज़ें जो ग्राउंड में सीखी जाएगी, क्लास में कम सीखी जाएगी, जैसे कि साइंस हो गया, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़, ये सारे सब्जेक्ट्स हो सके उतना क्लासरूम में कम और प्ले ग्राउंड में या एक्सपेरिमेंटली ज़्यादा सिखाए जाएंगे। उसके साथ साथ NEP ने ये भी कहा है कि 5वीं क्लास के बच्चे तक को, सभी को हो सके उतना मदर टंग में ही सिखाना है। जैसे कि हम सभी को पता है कि इंग्लिश इज़ अ टूल टू लर्न थिंग्स। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसकी वजह से हम चीज़ों को सीख सकते हैं। तो अगर ये सिर्फ लैंग्वेज ही है तो इसको ज़ोर ज़बरदस्ती सीखने में नहीं डालना चाहिए, उसी भाषा में सिखाना चाहिए जिसमें बच्चा सबसे अच्छा सीखता है। तो हम सभी को पता है कि बच्चे अपनी मदर टंग, अपनी मातृभाषा में सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों का अगर बच्चा इंग्लिश में नहीं सीख रहा है तो उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज में या मदर टंग में सिखाना ज़रूरी होगा। अभी मिडिल साल जो है, इसमें बहुत ही भारी भरकम चेंज किया गया है। यहाँ पे वो बच्चे हैं जो 11 से 14 साल की उम्र में हैं, या तो फिर वो 6th, 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। अभी 5वें स्टैंडर्ड तक सभी बच्चों को ग्राउंड या एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ज़्यादा करवाई जाती थी, जबकि 6, 7, 8 में ये चीज़ थोड़ी सी कम होके दूसरी चीज़ें डाली जाएगी, जैसे कि पेडालॉजिकल जो शैक्षणिक है, जो उनके सब्जेक्टिव है, वो चीज़ें अभी धीरे धीरे बढ़ेंगी, जैसे कि वो सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझ सके। और उसके साथ साथ उनको वोकेशनल एजुकेशन भी दिया जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा भी दिया जाएगा, और उसके साथ साथ उनको 6 महीने की इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि उन चीज़ों को अच्छे से सीखना, एक्सपेरिमेंट करना, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और बच्चों को नए नए स्किल सिखाने के लिए कारपेंट्री हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, मेटल वर्क हो गया, गार्डनिंग, पॉटरी मेकिंग, ये सारी चीज़ें भी 6, 7, 8 स्टैंडर्ड वाले बच्चों को सिखाई जाएगी। और उसके साथ ही साथ NEP का ये मानना है कि 2025 तक 50% बच्चे ऐसे होंगे जो वोकेशनल एजुकेशन अच्छे से ले चुके होंगे। उसके साथ ही साथ 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड के बच्चों को 10 दिन का बैगलेस पीरियड भी दिया जाएगा, जहां पे बच्चों को मौका दिया जाएगा कि उनको स्कूल में बिना बैग के जाना है। और उनके साथ साथ जो वोकेशनल एक्सपर्ट होंगे, व्यावसायिक एक्सपर्ट होंगे, उनके साथ उनको ट्रेनिंग करनी है, उनके साथ उनको प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखना होगा। तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम सभी देखते हैं कि बच्चे से ज़्यादा वज़न उसके बैग का होता है, उसको ढो के वो लेके जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा चेंज है, और इससे बच्चे प्रैक्टिकली ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई कि कोडिंग इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 6th स्टैंडर्ड से, मतलब कोडिंग 6ठे ही स्टैंडर्ड से डाले। इसमें बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि कोडिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों के लिए कोडिंग एक बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है।
कोडिंग बस एक लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज किया जाता है, बच्चों को उसको डिकोड करना होता है। इसका बहुत ही एक इजी एग्जांपल मैं लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक सिंपल सा गेम है जिसमें गेम के कैरेक्टर को ये एप्पल खाने हैं। तो यहाँ पे ये गेम्स आप अपने बच्चों को घर में खिलाते ही हो, बट आपको ये पता नहीं है कि ये कोडिंग है। ये कोडिंग कैसे है, क्योंकि यहाँ पे सीधे जाने को 2 एरो, टर्न लेने को राइट या लेफ्ट एरो, और उसके साथ आगे बढ़ने को यहाँ पे बॉक्स दिए गए हैं जिससे बच्चे काउंटिंग सीख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे कोड कर रहे हैं और जो कोडिंग गेम की है उसको वो डिकोड करके एप्पल को खा रहे हैं। उसके साथ साथ दूसरे एक गेम का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जहाँ पे एक गेम के कैरेक्टर को जो स्पेसिफाइड कपड़े दिए गए हैं वही पहनाने हैं। तो यहाँ पे लेफ़्ट और राइट जाना, ऊपर जाना, सिलेक्ट करना, ये सारे कोडिंग के ही तरीके हैं। तो कोडिंग से बहुत सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में खुल जाती है, जैसे कि उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, रिस्क टेकिंग बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, स्टोरी टेलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ्स प्रोसेसेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, टीम में वर्क करना समझ जाते हैं, प्रिजर्वेंस बढ़ जाता है, मेहनत करना शुरू कर देते हैं बच्चे। तो ये सारी चीज़ें कोडिंग के इंट्रोड्यूस होने से काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और इसके लिए सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ऐसे कंप्यूटर्स जिसमें ऐसे गेम्स ज़्यादा होंगे या कोडिंग ज़्यादा बच्चे सीख पाए, इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। उसके साथ साथ हमने अभी तक स्कूल में देखा है कि करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटी को ना आप अलग अलग देख सकते हो। तो इसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते इन सारे वर्ड्स को मर्ज करने की इनकी कोशिश है कि ये सारे एक ही करिकुलर में डाल दो, जिसकी वजह से बच्चों को ये अलग अलग डिफरेंशिएट ही ना करना पड़े। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि पूरे साल के दौरान ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी, एक ही पैकेज में आ जाएगी, जिससे बच्चे सारी चीज़ें अच्छे से सीख पाएंगे। और यहाँ पे रट्टा मारने से अच्छा सीखने पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। उसके बाद 4 साल जो सेकेंडरी है, जिसमें 14 से लेकर 18 साल के बच्चे होंगे, जो हम बोलते हैं 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो इसमें 2 ग्रुप में इनको बांटा गया है, 9th और 10th, जिसमें जो 6, 7, 8 में है उसी का कंटिन्यू होगा। और 11th, 12th में थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया गया है, जिसमें 11th, 12th में जो बेसिकली साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा, ITI ये सारी अलग चीज़ें थी, अब 11th, 12th में ये सारी चीज़ें निकाल दी गई हैं और एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट दिया गया है। मतलब अभी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहेगी, आप अपने सब्जेक्ट खुद चुन सकते हो। उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग, अटेंशन टू लाइफ एस्पिरेशन, आपकी महत्वाकांक्षाएं क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, आपका क्या इंटरेस्ट है, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी, जिसकी वजह से बच्चे अपना सब्जेक्ट खुद से चूज़ कर पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट होगा। तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स को बोलो टाटा और जूनियर कॉलेज को बोलो हेलो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही साथ एक प्रपोजल के हिसाब से अगर बच्चे चाहे तो 10th के बाद ब्रेक लेके फिर से 11th में या जूनियर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल एंटर एग्जिट सिस्टम है, जिसकी वजह से आप चाहो तो उस गैप में कुछ और भी कर सकते हो। आपके साल बर्बाद नहीं होंगे या आपको कंटिन्यू पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेजर चीज़ें क्या हैं जो फ़र्क आ रही है, तो कॉलेजेस की अगर बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से हमारे देश के फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। मतलब हमारे स्कूल के बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हमारे कॉलेजेस में आ सकते हैं, क्योंकि फॉरेन की जो भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, यहाँ पे इसी तरीके से सिलेबस चलता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और उसके बाद मास्टर डिग्री। तो हम इस चीज़ में लेट है, तो हमारे इसमें इंट्रोड्यूस होते ही हमारा जो ग्लोब के साथ, दुनिया के साथ जो आवागमन है वो बढ़ जाएगा और रिलेशनशिप और बहुत सारी चीज़ें भी सीखने को मिलेगी। उसके साथ साथ UGC और AICTE मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वो प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इंट्रोडक्शन टू 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विथ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस, यहाँ पे भी 4 साल का बहुविषयक एक प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि हर कॉलेज में, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, आप उसमें 4 साल का कोर्स कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको स्पेसिफिक किसी कॉलेज में जाना पड़े। जैसे कि हमें पता है कि इंजीनियरिंग का कॉलेज अलग हो गया, आर्ट्स का, ह्यूमैनिटीज़ का अलग हो गया,
कॉमर्शियल कॉलेज अलग हो गया। अभी कोई भी कॉलेज हो वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो ये बच्चों के रीच में, अभी बहुत दूर दूर पढ़ने जाना पड़ता था, अभी वो नहीं जाना पड़ेगा। जो भी नज़दीक का कॉलेज होगा वो कॉलेज सारे सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ एमफिल को नलीफाई किया गया है। अभी एमफिल करना कंपलसरी नहीं है, पर इसको ना करते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एमफिल धीरे धीरे साइड हो ही रहा था, क्योंकि एमफिल में कोई नहीं जा रहा था। बट क्योंकि वो कंपलसरी था, बच्चों को वो करना पड़ता था। क्योंकि अभी एमफिल कंपलसरी नहीं है, उसको नलीफाई किया गया है, कैंसिल किया गया है। तो एमफिल करने की जगह पे आप सीधा पीएचडी के लिए जा सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ जो 3 या 4 साल के कॉलेज हैं उनको कैसे, अभी हमने 9, 10th या फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेज की बात की, पर उसके बाद क्या? तो ये 3 या 4 साल का जो कोर्सेस है वो किस तरीके से काम करेगा, जो भी कॉलेजेस है वो किस तरीके से काम करेंगे। तो मान लो कि आप पहले साल में एडमिशन लेते हो और आप पढ़ना नहीं चाहते, उस कॉलेज को पहले साल के बाद ही एग्ज़ाम देने के बाद छोड़ देना चाहते हो, तो उस वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने कॉलेज का फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप उसी कॉलेज के 2 साल कंप्लीट करते हो और आप एग्ज़िट करते हो तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो भी कोर्सेस होगा। और अगर उसी कॉलेज में आप 3 साल कंप्लीट करके एग्ज़िट करते हो तो उसका आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाएगी। उसके बाद आप एग्ज़िट कर गए तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है। पर मान लो आप ग्रेजुएशन तक अटकना नहीं चाहते, आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स करना चाहते हो, तो उसी कॉलेज में आपको 4था साल भी पढ़ना होगा। और 4था साल कंप्लीट करने के बाद और 1 साल आपको पढ़ना होगा, जो आपको मास्टर्स की डिग्री दे देगा। तो दैट मीन्स कि टोटल 5 साल अगर आप पढ़ेंगे कंटिन्यूस तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होगी। और मान लीजिए कि आप तीसरे साल ग्रेजुएशन करने के बाद आपका मन भर गया है और आप एग्ज़िट लेना चाहते हैं, तो भी जब भी आप फिर से कभी मास्टर्स करना चाहते हैं तो आप 2 साल में मास्टर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 साल कंप्लीट करने का फ़ायदा यही है कि मास्टर्स डिग्री आपकी 1 साल में हो जाएगी। तो 4+1 कीजिए या 3+2 कीजिए, 5 साल में आपके पास मास्टर्स डिग्री होगी, जो पहले एजुकेशन पॉलिसी 6 साल लेती थी। उसके साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी एंट्री और एग्ज़िट है, हर साल आप चाहो तो ड्रॉप ले सकते हो, गैप ले सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिससे बच्चों में स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि बच्चों को लगा कि मैंने गलत डिसीजन लिया है, तो भी वो उनके ज़्यादा वक्त नहीं बदलेगा। यहाँ पहले तो क्या होता था कि बेचारे किसी ने कोई स्पेसिफिक कोर्स ले लिया और क्योंकि उसका 1 साल बर्बाद हो गया है, मल्टी एग्जिट सिस्टम नहीं है, तो उसको वो ख़त्म ही करना पड़ता था, चाहे उसमें उसको इंटरेस्ट हो या ना हो। तो ये वाली चीज़ से काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि गलती हम सभी से होती है। तो गलती के बाद भी ज़्यादा साल का भुगतान नहीं देना पड़ेगा, ज़्यादा सालों का लॉसेस नहीं होगा। उसके साथ साथ इस पॉलिसी में जो सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि हमें पता है कि इंजीनियरिंग के अलग कॉलेज है, ह्यूमैनिटीज़ के अलग है, लॉस के अलग कॉलेज है, इनके सिंगल स्ट्रीम को मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब बहुविषयक किया जाएगा। और इनको करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी ने 2040 तक का वक्त दिया है सारे कॉलेजेस को कि वो अपने कॉलेजेस में ऐसा सिस्टम बिठाए। यहाँ तक कि हमारे देश में 45,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं और यही सेम रूल सारे कॉलेजेस में अप्लाई किया जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या डीम्ड इंस्टीट्यूशन हो। तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि बच्चों की रीच में कॉलेजेस आ जाएंगे और हर जगह हर कोर्सेस हो जाएगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। 2035 तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो विल बी 50%। ये माना जाता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते 2035 तक हायर एजुकेशन में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनका एनरोलमेंट रेशियो मतलब दाखिला 50% से भी ज़्यादा हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और दूसरा ये फ़ायदा है कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, उसमें लिमिटेड टाइम के लिए आप ब्रेक लेके कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हो और फिर से अपना कोर्स जो पुराना था उसको कंटिन्यू करना चाहते हो, तो ये भी चीज़ है। उसके साथ साथ दूसरे इम्प्रूवमेंट जैसे कि ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब हर चीज़ों को ग्रेड में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिससे बच्चों पे स्ट्रेस कम होगा। उसके साथ साथ कॉलेजेस को फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मतलब वो स्वयं खुद ही खुद का खर्चा निकाल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकते हैं। तो कॉलेजेस की भी पावर बढ़ेगी, जिससे एजुकेशन की क्वालिटी से ही होगी।
उसके साथ ही साथ ई कोर्सेज को भी लॉन्च करने के बारे में प्रपोजल किया गया है रीजनल लैंग्वेजेस में, जिससे क्या होगा कि वो बच्चे जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते वो ई कोर्सेज के ज़रिए इसको फ्री में पढ़ सकते हैं। और क्योंकि ये रीजनल लैंग्वेजेस में है, मतलब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे इतनी ज़्यादा भाषाएं हैं, तो हर कोई बिना फीस दिए भी पढ़ सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल है। उसके साथ साथ वर्चुअल रियलिटी बॉक्स, ये आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि वीआर बॉक्स से आप चीज़ों को देख सकते हो अपने आंखों के सामने। और वर्चुअल लैब्स का कॉन्सेप्ट वाकई बहुत सही है, क्योंकि हमें पता है कोई भी एक्सपेरिमेंट हो उसका आउटकम फिक्स होता है स्टूडेंट लाइफ में। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की हाजिरी में आप जलाओगे तो पानी बनेगा और आग बनेगी, तो इसका आउटकम फिक्स है। तो क्योंकि ये फिक्स चीज़ है, इसको वीआर पे लाना बहुत ही इजी है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट का आउटकम सेम ही होना है। तो इससे बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन का खर्चा हम बचा सकते हैं। और वीआर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दिन पर दिन बहुत ही अच्छी होती जा रही है। तो सारी लैब्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, ये सारी लैब्स अगर वीआर पे आ जाती है तो आंखों पे चश्मा चढ़ा के आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और बहुत ही अच्छी चीज़ सीख सकते हो। और उसके साथ ही साथ इसमें सेफ्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप केमिस्ट्री लैब करो या मेडिकल की लैब करो तो बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है, जबकि ये एक्सपेरिमेंटल वीआर पे होने की वजह से ये पूरा सस्ता होगा और एक्सेसिबल होगा। कभी भी कहीं भी, दिन हो रात हो कोई भी जगह हो, ये इजीली एक्सेसिबल होगा। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके साथ ही साथ रमेश पोखरियाल और प्रकाश जावड़ेकर ने एक बहुत ही अच्छी दूसरी बात बोली, वो है नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम। ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे बच्चे अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं और ये एक्सेसिबल होगा, हर स्टूडेंट से एक्सेसिबल होगा, हर टीचर से, हर इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये सारे इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो कोई भी छोटे से छोटा आइडिया भी अगर आप इस स्टेज पे प्रेजेंट करते हो तो उसको हर कोई देख पाएगा। तो इससे बहुत ही लर्निंग एनहेंस हो जाएगी, मतलब बहुत ही सारी चीज़ें अच्छे से सीख सकते हो। और क्योंकि आप उस पर रजिस्टर्ड हो तो आपका आइडिया कोई चोरी नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेज है, हर जगह पे है। हम थोड़ा सा लेट हैं पर देर आए दुरुस्त आए, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ये होना ही चाहिए, जिससे अच्छे अच्छे आइडिया रुक ना जाए। तो ये सारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के फ़ायदे हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, हमारे देश में इसको लागू कैसे किया जाएगा। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए, नॉट मैंडेटरी टू फॉलो, मतलब हमारे देश में भले ही सेंटर इसको लागू करे पर हर स्टेट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट करे, ज़बरदस्ती नहीं है। अगर सेंटर और स्टेट दोनों मिलके सहयोग से इसको एक्सेप्ट करते हैं तभी उस राज्य में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और लागू हो गई। एक सर्वे के अनुसार 2040 तक का टाइम दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंडिया में लागू करने के लिए। तो अभी अच्छी चीज़ तो आ गई है पर उसको इम्प्लीमेंट होने के लिए टाइम लगेगा। तो उसके साथ ही साथ फंडिंग, इस एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट को इसको फंड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 1968 में जो एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी वो बीच में ही अटक गई थी क्योंकि उसको फंड्स नहीं मिले थे। तो यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को गवर्नमेंट फंड मिलना, प्राइवेट फंड मिलना भी उतना ही ज़रूरी है, वरना इसको और डिले हो जाएगा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको लागू होने के लिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि एक सब्जेक्ट वाइज कमेटी बनाई जाए ताकि ये जो 4 साल कॉलेजेस हैं उसको लागू करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो या कोई ऐसा सवाल ना बच जाए जिसके बारे में कभी किसी ने कुछ सोचा ही नहीं और बाद में ये चीज़ कोलैप्स ना हो जाए। तो अभी कमेटी बनाई जा रही है जिस कमेटी में बहुत सारे लोग होंगे, जिसमें एचआरडी मिनिस्ट्री, जिसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है, उसके मेंबर्स होंगे, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के मेंबर्स होंगे, स्कूल बोर्ड्स के, मतलब हमें पता है कि हर स्टेट के अलग अलग बोर्ड होते हैं तो वहाँ के मेंबर होंगे, एनसीईआरटी जो किताबें छापता है उसके भी मेंबर्स होंगे, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के मेंबर होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लोग होंगे और ये सारे लोग इन कमेटी को थ्रू आउट लीड करेंगे और हर साल इसके टारगेट सेट करके इसको 2040 तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे।
इसके साथ साथ एक बताया गया है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट फेज़ है वो अप्रैल 2022 तक ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद उसका सेकेंड फेज़ स्टार्ट होगा। तो इसी के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आप सभी को बता दी। अगर इसमें भी कोई चीज़ मिस आउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलें। उसके साथ ही साथ आप इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये वीडियो काम आए, और हो सके तो आप अगर ऐसे ही वीडियो ज़्यादा देखना चाहते हैं और ज़्यादा कोई वेराइटी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इस चैनल में मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास आपकी ज़रूरत के वीडियो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।